हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का वाई डू वी फॉल इल, 1 पेज नोट्स एंड नॉट नेसेसरीली 1 पेज नोट्स बिकॉज ये चैप्टर थ्योरी वाइज लंबा है। तो नोट्स इसमें ऐसे बनाए गए हैं कि चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, चैप्टर अगर किसी ने अभी तक नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी सिर्फ ये नोट्स पढ़ के चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और इन नोट्स में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, तो ये 1 पेज नोट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए। स्टार्ट करते हैं। ईजी सा चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए नोट्स लंबे बने हैं। तो वाई डू वी फॉल इल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होता है। तो आपको पता होगा कि हेल्थ क्या है। इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है हेल्थ में, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, डिजीज़ का मतलब क्या होता है? डिजीज़ वर्ड का मतलब होता है डिस ईज, मतलब डिस्कम्फर्ट। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या फ़र्क होता है? जो डिजीज़ फ्री पर्सन होता है उसमें कोई डिजीज़ नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी भी हो, क्योंकि हेल्दी पर्सन वो होता है जो तीनों तरीके से फिजिकली, सोशली एंड मेंटली फिट हो या फिर हेल्दी हो। दैट इज़ ईजी इनफ। इसके बाद हम जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे, मैंने इस सबको कंसीडर करते हुए बनाई है पीडीएफ। इसमें छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी। इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इस चैप्टर का इसमें कवर हो जाएगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, पहला है पब्लिक क्लेanलीनेस, दूसरा है फूड, तीसरा है टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, गुड सोशल एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं। फैक्टर्स कैसे कैसे हमारी हेल्थ जो हो सकती है वो सही हो सकती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। कैसे पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हुआ है? तो कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिन्हें हम साइंस एंड सिम्टम्स बोलते हैं डिजीज़ के। सो द इंडिकेटर्स विद विच वी मे अज्यूम दैट वी मे बी सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है, वो इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर इन साइंस एंड सिम्टम्स को देख के प्रिडिक्ट करता है कि क्या डिजीज़ हो सकता है, एंड प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। इसके बाद आता है एक छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बीच का डिफरेंस। सो एक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं? एक्यूट डिजीज़ बेसिकली वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुए हैं आपको। ठीक है, सो दोज आर एक्यूट डिजीजेस। लेकिन जो लंबे पीरियड के लिए हों, जैसे डायबिटीज़ जैसी चीज़ हो गई, अस्थमा हो गया, ये सब लंबे पीरियड के लिए होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर कॉज रैंडमली। ठीक है, ये जो एक्यूट डिजीज़ होते हैं इसका कोई बेसिक स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं दीज आर कॉल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। धीरे 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 धीरे, अगर किसी को कैंसर है तो एक ही दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे स्टेज वाइज ग्रो होता है। तो क्रॉनिक डिजीज़ हो गया कैंसर। नेक्स्ट इज दे डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन आवर जनरल हेल्थ। अगर किसी को एक्यूट डिजीज़ है, मान लो कफ, कोल्ड या फ्लू, फीवर, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी हेल्थ इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल अस्थमा या फिर कैंसर भी आप ले सकते हो। तो धीरे धीरे हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। जो छोटे समय के लिए हों, जल्दी ठीक हो जाए, वो एक्यूट डिजीज़ हैं। जो लंबे समय के लिए हों, जल्दी ठीक ना हो, वो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज़ याद रखना हमारी हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके बाद है कॉजेज ऑफ अ डिजीज़। तो डिजीज़ के 2 मेजर कॉजेज होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई हार्मोन्स में ही चेंज हो गया, उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो सकता है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कोई बाय बर्थ डिजीज़ हो, है ना, तो बाय बर्थ अगर किसी को कोई डिजीज़ हो, दैट इज़ ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तीसरा है एलर्जिक रिएक्शंस, कोई चीज़ से किसी को एलर्जी हो। ठीक है, सो ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो किसी की, ठीक है, या फिर किसी के आसपास पल्यूटेड एनवायरनमेंट हो, या फिर तीसरी चीज़ पैथोजेंस हो।
अब पैथोजेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर पैथोजेंस। सो दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी की मशीनरी को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और जिससे हमें डिजीज होता है। तो पैथोजेंस क्या हो गए, दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर आवर बॉडी एंड कॉज समवॉट चेंज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ अ डिजीज। अब इमीडिएट कॉजेज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो एग्जैक्टली जिनकी वजह से डिजीज हो, ठीक है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया कुछ एंटर किया और आपको उसकी वजह से डिजीज हो, सो दैट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ अ डिजीज। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज मतलब जो उसके अलावा, इमीडिएट कॉज के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर हो गया, मान लो किसी के पास, किसी का जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूटेड है या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो ये सब क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज है डिजीज़ का। एग्जैक्टली इनकी वजह से डिजीज़ नहीं होता। एग्जैक्टली अगर किसी का पल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो उस वजह से डिजीज़ नहीं होता, लेकिन उस वजह से अनवांटेड बैक्टीरिया, अनवांटेड जर्म ज़रूर पैदा होते हैं और उससे डिजीज़ होता है। तो अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, पल्यूटेड एनवायरनमेंट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज़ हो सकता है। सो आई होप इमीडिएट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट इज इन्फेक्शस एंड, या फिर इन्फेक्शस डिजीज़ को कम्युनिकेबल भी बोलते हैं, ऐसे ही नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। डायरेक्ट इन दोनों में डिफरेंस लिखना आ जाता है। साथ साथ मैं आपको समझा भी रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, और जिनका क्लियर हो गया उनका रिवाइज होता जा रहा है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है इस वीडियो में, आप ये बात समझो। इसके बाद आपको वापस नोट्स उठाने, बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। सो इन्फेक्शस डिजीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं दैट कैन ईजिली पास फ्रॉम डिजीज़ फ्री पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। कोई ऐसा डिजीज़ जो एक बंदे से दूसरे बंदे, कोई अनहेल्दी बंदे से एक हेल्दी बंदे में हो जाता है थ्रू एयर, वाटर या फिर वेक्टर्स। अभी हम समझेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। जो इनके थ्रू हो जाए वो हमारा क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर इन्फेक्शस डिजीज़ है, मतलब जो जल्दी से फैले, जैसे आजकल की डेट में कोविड, ठीक है। सो कोविड-19 क्या है, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल, वो वाले डिजीज़ होते हैं जो इजीली पास नहीं होते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो दोज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हो तो उससे किसी दूसरे को डायबिटीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर अस्थमा हो तो किसी दूसरे को अस्थमा या कैंसर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ज़्यादातर किसी पैथोजेंस के अटैक की वजह से ही होते हैं। दीज आर कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस। जैसे बैक्टीरिया, पैथोजेंस क्या हो गए, मैंने अभी बताया था, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और आपको कोई ना कोई डिजीज़ होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वॉर्म्स हो गए, ठीक है। और भी होते हैं, हम आगे 5 पैथोजेंस के नाम पढ़ेंगे। और ये क्या है, ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होता। अगर किसी को कैंसर जैसी चीज़ है तो उसमें कोई ना कोई पैथोजन नहीं इन्वॉल्व होता, वो अपने आप ही सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स जो बॉडी में बनते रहते हैं और उनसे डिजीज़ होता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग ये सबके लिए इसलिए हेल्पफुल है वीडियो, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर इस वीडियो में बताऊँगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी इस चैप्टर में। जैसे मैंने कैंसर का बताया, कैंसर सेल्स की वजह से होता है, कोई पैथोजन की वजह से नहीं होता। डायरेक्टली आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स, अनवांटेड सेल्स बनने लग जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दीज आर कॉज्ड मोस्टली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करने के लिए। एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिजीज़ का कोविड-19 हो गया, किसी को कोल्ड कफ है, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है निमोनिया के केस में। ट्यूबरक्यूलोसिस के केस में लंग्स पे इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है जिस बंदे को ट्यूबरक्यूलोसिस हो। चिकन पॉक्स तो आपने सुना ही होगा, हिंदी में माता बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो स्किन होती है उस पर पिंपल्स, रैशेस से होने लग जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट इज
जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये दीज आर कॉज्ड मोस्टली ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, बाहर का कोई फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, जैसे कि हाई बीपी, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर या फॉर दैट मैटर लो ब्लड प्रेशर है तो वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कम चांसेस हैं कि हो, ठीक है। अस्थमा जैसी चीज़ हो गई या कैंसर हो गया, ठीक है, आजकल आपने देखा अस्थमा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो ये क्या है, ये हमारे डिफरेंस है बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब एक छोटी सी मैंने यहाँ टेबल बनाई है इन्फेक्शस एजेंट्स एंड उनसे रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शस एजेंट या फिर आप इसे पैथोजेंस भी बोल सकते हो। पैथोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, ठीक है, तो वायरस से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा जिसे आप कॉमन फ्लू बोलते हो, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा एड्स हो गया, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एंड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हो गए कॉलेरा, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, कोई ना कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो डिजीज़ के लिए तो वो हमारे बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट होता है या पैथोजन होता है, जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट इज फंगाई, तो फंगाई जनरली बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जो कोई फंगाई या फिर फंगस की वजह से होता है, ठीक है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस या एलर्जीज पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होते हैं, एग्जांपल मलेरिया, आपने सुना होगा, मलेरिया का एग्जैक्टली कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, एक वेक्टर, एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और वो सिर्फ कैरियर है, ठीक है, वो कैरियर है, वो सिर्फ इन्फेक्टेड डिजीज़ कॉज कर रहा है, मतलब एक अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है और उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोटोजोआ चला गया, ठीक है, तो और वो मॉस्किटो ने किसी को बाइट करा तो उससे मलेरिया हुआ, ठीक है, तो पैथोजन कौन हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ठीक है, और वो मॉस्किटो कौन है, वो मॉस्किटो एक पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, एक वेक्टर का काम कर रहा है, हम आगे वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर्स क्या हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह एक इन्फेक्टेड चीज़ से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में डिजीज़ कॉज करते हैं। मलेरिया हो गया, फिर काला आज़ार हो गया, ठीक है, काला आज़ार ब्लैक फीवर या हे फीवर कहलाता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट इज वॉर्म्स, ठीक है, वॉर्म्स मतलब कीड़े हो गए, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंट नाम से एलिफेंटियासिस आता है, इस वाले केस में जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, ठीक है, ये जनरली उन रीजन्स पे होता है जहाँ पे ये वॉर्म्स यानी ज़्यादा पाए जाएं, जैसे कि मान लो कोई फॉरेस्ट वाले एरिया हो गया, ठीक है, कोई जंगल हो गया, वहाँ पे एलिफेंटियासिस जैसी चीज़ होती है, यहाँ नॉर्मल रीजन्स में, नॉर्दर्न रीजन्स में ये चीज़ नहीं होती ज़्यादातर। तो इसके बाद बात करेंगे हम कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की पैथोजेंस की। तो एक्चुअली क्या होता है, हर पैथोजन का ना एक अलग तरीका होता है कि कैसे वो स्प्रेड होता है बॉडी में, तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे। जैसे वायरस हो गया, तो वायरस क्या करता है, वो दैट लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी, वायरस का ना अपना कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, वो क्या करता है, वो होस्ट बॉडी में रहता है और जब उसे चांसेस मिलते हैं वो मल्टीप्लाई होता रहता है, मल्टीप्लाई मतलब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, ठीक है। तो वायरस के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक तो वो होस्ट बॉडी की, होस्ट बॉडी मतलब जिस इंसान में वो, जिस इंसान के जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो गए हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, अगर कोई वायरस ह्यूमन बींग्स के अंदर आया है तो ह्यूमन बींग क्या होंगे, उसके लिए होस्ट बॉडी होंगे, ठीक है। तो होस्ट बॉडी आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता ही है, कोविड कितनी जल्दी स्प्रेड होता है, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो कोविड क्या है, वायरस की वजह से डिजीज़ कॉज हुआ है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होस्ट बॉडी के इनसाइड नहीं रहते, होस्ट बॉडी के अंदर नहीं रहते, वो क्या करते हैं, वो खुद आते हैं बॉडी के अंदर और अपनी मशीनरी बनाते हैं, यानी अपनी एक सेल वॉल बनाते हैं, वो बॉडी के अंदर आके अपनी एक सेल वॉल बनाते हैं और उस सेल वॉल में ही वो अपना सारा फंक्शन करेंगे और उसी में मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होते रहेंगे, मतलब ये भी वायरस की तरह ही है कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है बैक्टीरिया और वायरस में, कि बैक्टीरिया क्या है, अपनी एक सेल वॉल बनाते हैं और अपनी एक सेल मशीनरी बनाते हैं और उसमें काम करते हैं, जबकि वायरस का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता और उसकी वजह से कोई उसका एक डेफिनेट
मशीनरी नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ होस्ट सेल में आ जाते हैं, मतलब अगर किसी ह्यूमन बॉडी पे आए हैं तो उस पे आ जाते हैं और उस पे इन्फेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज फंगाई। फंगाई या फिर फंगस, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। नेक्स्ट इज वॉर्म्स। अब वॉर्म्स क्या है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, स्लो मल्टीप्लिकेशन है अनलाइक दी अदर थ्री। तो ये हो गए वॉर्म्स की कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये यूज़फुल होती है जब इनके खिलाफ मेडिसिन बन रही है या कोई भी वैक्सीनेशन बन रही है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या इन सब पैथोजेंस के अगेंस्ट हम कोई दवाई बना रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि ये पैथोजेंस काम कैसे करते हैं। जब हमें ये पता होगा कि ये काम कैसे करते हैं, ये होस्ट बॉडी में रहते हैं नहीं रहते, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं नहीं होते, ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो ईजिली मेडिसिन बनती है। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग पैथोजेंस की। यहीं से हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की। सो ये हो गई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अभी तक आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन से रिलेटेड। पेनिसिलिन क्या है, एक मेडिसिन है, एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वो वाली दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, ठीक है, उन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। पेनिसिलिन एक बहुत कॉमन, बहुत फेमस और सबसे पुरानी एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो अब क्या है, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करती है, हम पहले वो समझेंगे। बैक्टीरिया का मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया क्या करता है, एक सेल वॉल बनाता है, ठीक है, और उसी में वो ग्रो करता रहता है। सो द बैक्टीरियल सेल वॉल ग्रो बाय क्रिएटिंग अ सेल, द बैक्टीरियल सेल ग्रो बाय क्रिएटिंग अ सेल वॉल विच प्रोटेक्ट्स इट। पेनिसिलिन क्या करती है, इस सेल वॉल को ब्रेक करना स्टार्ट करती है। अब जब सेल वॉल ही ब्रेक हो जाएगी, मान लो यहाँ से एंट्री हो गई, सेल वॉल ब्रेक हो गई, तो ये जो बैक्टीरिया है जो अंदर प्रेजेंट है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन हो गई, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करें। सो विच प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग इट सेल वॉल। तो अब जब सेल वॉल ही नहीं होएगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत ईजिली बैक्टीरियल सेल विल डाई, ठीक है। तो इसी तरह पेनिसिलिन काम करती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या फिर ये जो पेनिसिलिन होती है, ये बैक्टीरिया के खिलाफ तो काम करती है लेकिन वायरस के खिलाफ क्यों नहीं करती। अब मैंने आपको क्लियरली बताया कि वायरस का ना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। जिस चीज़ का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, जो सेल वॉल अपनी नहीं बनाता, ठीक है, वो होस्ट बॉडी की मशीनरी यूज़ करता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या करेगी, मान लो पेनिसिलिन दे भी दी, तो पेनिसिलिन तो क्या करती है, सेल वॉल को ब्रेक करती है ना। जब वायरस सेल वॉल ही नहीं बना रहा तो पेनिसिलिन वायरस के खिलाफ नहीं इफेक्टिव होएगी। आई होप आपको समझ आ गया हो कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स डू नॉट हैव बायोकेमिकल पाथवे ऑफ देयर ओन। एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ मुझे ये लिखना था वायरस डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल पाथवे ऑफ देयर ओन, दे यूज द होस्ट बॉडी सेल मशीनरी फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अपना खाना बनाने के लिए जो वायरस हैं वो होस्ट सेल, यानी जिस इंसान के अंदर घुसे हैं, जिसको इन्फेक्ट किया है, उसी की सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अपनी खुद की कोई सेल वॉल नहीं बनाते, आपके खुद का कोई सेल डिज़ाइन नहीं होता उनका, क्योंकि ऐसा है, उनका कोई सेल डिज़ाइन, उनकी कोई सेल वॉल नहीं होती अपनी, इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस के खिलाफ नहीं काम करती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है तो आप ये पूरा पार्ट लिखेंगे कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। सो दे वर्क बाय ब्रेकिंग द सेल वॉल ऑफ एनी bacterial cell, but because the viruses do not have a cell wall or cell machinery of their own, hence the antibiotics are not effective in case of virus। और ये लिखा भी हुआ है exactly notes में, ठीक है। ये पूरा सेक्शन, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आप दोनों लिखेंगे। दिस इज द 2 important questions of this chapter। अब इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने आपको पैथोजन समझा दिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स। अब ये समझेंगे कि बॉडी में ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो 4 या 5 कॉमन पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। फर्स्ट इज एयर बॉर्न डिजीज। एयर बॉर्न डिजीजेज वो होते हैं जो एयर से स्प्रेड हों, हवा से स्प्रेड हों,
ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया। अब इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन है? पैथोजन है, और स्पेसिफिकली वायरस है। वायरस की वजह से कोल्ड होता है, लेकिन वायरस कहाँ स्प्रेड हुआ? एयर में, और एयर से हमें ये डिजीज़ हुआ। आप समझ रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में और पैथोजन में फ़र्क है। अगर आपसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ। एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, फूड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो एयर के थ्रू अगर कोई डिजीज़ स्प्रेड होता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और निमोनिया हो गया। निमोनिया भी एक कॉमन कोल्ड का एक्सट्रीम वर्जन होता है, ठीक है। तो निमोनिया के उन केसेस में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो सिम्टम्स उसके कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, डेंजरस होता है इन कंपैरिजन टू कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न BORNE होगा, थोड़ा सा जल्दी में स्पेलिंग्स गलत हो गई है। मैं इन्हें जब PDF आपको भेजूंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, वहाँ ये थोड़ी बहुत जो माइनर करेक्शंस है वो चेंज करके भेजूंगी, ठीक है। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस कैसे होगा? एग्जाम्पल कॉलेरा हो गया और पोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। पोलियो, लोगों को लगता है कि पोलियो कम्युनिकेबल नहीं है, तो याद रखना पोलियो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और वाटर बॉर्न, वाटर अगर ख़राब होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, उसके थ्रू पोलियो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, थ्रू किसी ना किसी मोड से ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर गंदा खाना हो, अगर स्टेल फूड हो, उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पोलियो क्या है? हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ फूड बॉर्न डिजीज़, जो ख़राब खाने से हो, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया या टाइफाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीज़ होते हैं, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और दूसरा हो गया सिफिलिस, ये भी एड्स जैसा ही होता है, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले समझाया था, जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू फीवर हो गया। अब इसमें क्या होता है? वेक्टर यानी कोई ना कोई मॉस्किटो या कोई ऐसी छोटी सी फ्लाई, ठीक है, ये सब एक तरह से एक मीडियम का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये फ्लाई या फिर ये जो मान लो कि कोई फ्लाई हो गई या फिर कोई मच्छर जो इन्फेक्ट हो गया, अगर वो दूसरे को काटेगा, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाएगा। तो ये कॉजेटिव एजेंट का काम कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू फीवर हो गया। सो आई होप आपको ये वाली बात समझ आई हो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। नोट्स बड़े हैं, लेकिन इसमें मैंने टॉपिक सारे कवर किए और NCERT पूरी कंप्लीट है, आपको इसमें और भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ज़रूर पॉसिबल होते हैं, जैसे हम एग्जांपल अभी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में नोज़ के थ्रू एंटर करे तो नोज़ के थ्रू वो लंग्स में जाता है, एंड लंग्स के थ्रू प्रॉब्लम होती है ट्यूबरक्लोसिस जैसी। लेकिन वो सेम बैक्टीरिया अगर माउथ के थ्रू एंटर करे तो गट में जाता है, और गट से हमें टाइफाइड जैसी चीज़ पॉसिबल है कि हो। तो आपको दिख रहा है कि सेम बैक्टीरिया ने ट्यूबरक्लोसिस भी कॉज किया और टाइफाइड भी कॉज किया। डिपेंड कहाँ हुआ? डिपेंड हुआ कि वो किस पाथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किया। तो इसका मतलब हो गया ये टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया बॉडी में कैसे एंटर किया, उसके थ्रू एक पर्टिकुलर डिजीज़ वो कॉज कर रहा है। सो आई होप ये वाली बात समझ आई हो कि टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब कुछ टारगेट ऑर्गन्स अलग अलग हो सकती हैं और उसके थ्रू अलग अलग डिजीज़ हो सकता है। जैसे टारगेट ऑर्गन्स अगर लंग्स है, ठीक है, लंग्स पे टारगेट ऑर्गन बनी, लंग्स टारगेट ऑर्गन है, तो उससे कफ या ब्रेथलेसनेस या अस्थमा फॉर दैट मैटर, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर टारगेट ऑर्गन लिवर है, ठीक है, तो जॉन्डिस जैसी चीज़ हो सकती है। अगर टारगेट ऑर्गन ब्रेन है तो हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गए, फिट्स यानी चक्कर आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे इन्फेक्ट करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑर्गन वो अलग अलग डिजीज़ कॉज कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन क्या है, आपने ये चीज़ इमेजिन करी होगी, कभी किसी को जब फीवर होता है तो कुछ ना टेस्ट अजीब सा हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता। या फिर फॉर दैट मैटर अगर किसी को जॉन्डिस है या फिर अगर किसी को डेंगू जैसी चीज़ है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा कईयों को क्या होता है, देखा होगा कि बैक एक होता है, ये वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, हम आगे अभी इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी का नेचुरल सोल्जर होता है, हमारी बॉडी का सोल्जर। कोई भी डिजीज़ बॉडी में हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ फाइट करेगा। ठीक है, तो अब जब वो उसके खिलाफ फाइट कर रहा है तो उसका आफ्टर इफेक्ट होता है कि बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग आए, या फिर हो सकता है कि बॉडी में फीवर आए। ये वाली चीज़ें क्या हैं, ये इन्फ्लेमेशन है, मतलब उस चीज़ का आफ्टर इफेक्ट है। मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का नेचुरल सोल्जर है। कोई भी पर्टिकुलर बीमारी हुई तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ फाइट किया। एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस बॉडी में स्वेलिंग और फीवर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, और ये पूरा प्रोसेस इन्फ्लेमेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी रिक्रूट्स सेल्स, कुछ सेल्स अपॉइंट करता है इम्यून सिस्टम, और वो सेल्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम क्या होता है, ये डिजीज़ जो होता है कोई ना कोई बॉडी का, उससे फाइट करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, जैसे आपने देखा हो कि देश में क्या है, अगर कोई ना कोई दुश्मन देश की टेरिटरी में एंटर करेगा तो जो मेजर होते हैं, ठीक है, जो आर्मी के मेजर होते हैं, वो पूरी आर्मी, पूरी फौज को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, मान लो 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों को खड़े कर देते हैं कि आओ, और जो हमारा सामने आपको जो एनिमी दिख रहा है उस एनिमी के खिलाफ फाइट करो। ठीक है, तो क्या किया, इन सब ने इस एनिमी के खिलाफ फाइट किया। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे सोल्जर्स रिक्रूट करेगा, सोल्जर्स अपॉइंट करेगा, और वो उस एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और इस जब ये लड़ रहे हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट तो उन सोल्जर्स को भी लगेगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है। मैं आपको समझा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट से। तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी इन्फेक्ट हो रही है, तो बॉडी को भी हल्की बहुत चोट तो पहुँचेगी, और इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी आफ्टर इफेक्ट को बोलते हैं हम। जैसे फीवर हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो ये फीवर और स्वेलिंग क्या है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हो रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, इन्फ्लेमेशन क्या हो चीज़ होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन के बाद नेक्स्ट हम समझेंगे कोई भी डिजीज़ हो जाए तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। मैंने सारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, जब दोबारा आप ये PDF देखें तो आपको क्लियरली याद हो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें पूरी NCERT एक एक वर्ड फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो सके। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। पहला काम होता है कि उस डिज़ीज़ को ट्रीट करना, और सेकंड होता है दूसरा तरीका कि उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना। ठीक है, जैसे अगेन मैं कोविड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो कोविड के केस में क्या होता है, अगर आप लोग मास्क पहन रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिवेंट करें कि वो चीज़ होए ही ना बॉडी में। ठीक है, और ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर किसी को बाई चांस कोविड हो जाता है तो उसका फिर ट्रीटमेंट कराया जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो आई होप मतलब आपको समझ आ गया हो ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में। तो हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ डिजीज़, वो पर्टिकुलर जो भी डिजीज़ है उसका इफेक्ट रिड्यूस करो, या फिर किल द कॉज ऑफ अ डिजीज़, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रहा है, डिजीज़ उस कॉज को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, अब जैसे अगेन एग्जांपल के थ्रू मैं कोविड बताऊंगी, क्योंकि ये सबको समझ आएगा कि कोविड के केस में जब कोई पहले की बात कर रही हूँ, अब तो वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लेकिन पहले जब कोविड की कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं आई थी तो फर्स्ट वेव में हम क्या कर रहे थे, अगर किसी को कोविड हो जाता तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते थे। कैसे, जो कोविड से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं,
सिम्टम्स क्या हो गया, किसी को कोल्ड हो रहा है, किसी को ब्रेथलेसनेस हो सकती है, किसी को फीवर हो सकता है, तो हम इन लोगों को, इन चीज़ों को ट्रीट कर रहे थे और उससे फाइनली कोविड ट्रीट हो रहा था। तो हम उनके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे थे, तो हम रिड्यूस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो हमने कैसे रिड्यूस किया था, दो तरीके से रिड्यूस किया था। हम रेस्ट करके कर सकते हैं, टेकिंग रेस्ट टू कंजर्व आर एनर्जी। जब हमारी एनर्जी कंजर्व होएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर डिजीज़ को बेटर तरीके से फाइट कर पाएगा। इसीलिए प्रॉपर रेस्ट कहा जाता है। अगर किसी को कोविड जैसी चीज़ हो जाए तो उसे बोला जाता है कि आप प्रॉपर आइसोलेट हो जाओ और जितना अच्छे से अच्छा आप रेस्ट करो। जब तक वो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो रेस्ट करेगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो उतनी ही तेज़ी से फाइट कर पाएगा और अच्छा ईजिली वो डिज़ीज़ क्योर हो पाएगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई, प्रॉपर रेस्ट। दूसरी चीज़ क्या हो गई, टेकिंग मेडिसिन्स दैट रिड्यूस कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। अब कॉमन सिम्टम्स कोविड के क्या थे, मैंने बताया, किसी को कोल्ड हो सकता है, किसी को फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। तो जब कोविड की पर्टिकुलर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी या कोई मेडिसिन नहीं थी, तो हमने इन चीज़ों को टारगेट किया था कि कोल्ड कैसे कम होए, तो आपने कहा कि कफ सिरप पी सकते हैं। फीवर कैसे रिड्यूस होए, तो आपने कहा कि पैरासीटामोल जैसी चीज़ खा सकते हैं। बॉडी एक कैसे रिड्यूस हो, तो उसके लिए भी अलग अलग मेडिसिन आती है। तो हमने क्या किया था, हमने इन मेडिसिन को लिया था और उससे वो पर्टिकुलर डिजीज़ क्योर हो गया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज। इसके बाद आता है किल द कॉज। अगर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो डायरेक्टली वो वाला डिजीज़ ख़त्म कर सकती है तो आप वो ले सकते हो। सो टेकिंग मेडिसिन दैट किल देम, ठीक है। जैसे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबैक्टीरियल या फिर इनका दूसरा नाम ही होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो वो ली जा सकती है। और एंटीवायरल कब लेंगे, जो कोई वायरस से रिलेटेड डिजीज़ हो, लेकिन सब डिजीज़ में नहीं चलेगी। मैंने आपको समझाया है, क्योंकि वायरस का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसीलिए हर वायरस के लिए सेम मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंड स्पेसिफिक मेथड की। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में दो तरीके हैं, एक तो जनरल तरीका प्रिवेंशन के लिए, एक रहा स्पेसिफिक तरीका। तो जनरल तरीका क्या है, बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब जैसे मैंने बताया कि मास्क पहनना क्या होगा कि हमें वो पर्टिकुलर चीज़ हो ही ना, सो देयर बाय वी आर प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। और दूसरा स्पेसिफिक मेथड क्या है, बाय स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम अगर जितना अच्छा होगा उतना ईजिली हमारी बॉडी का सोल्जर उतना ताकतवर है, और उतना ताकतवर है उसका मतलब है वो उतनी जल्दी कोई डिज़ीज़ से फाइट कर सकता है। जैसे बहुत स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट ने हमने क्या सजेशंस दी थी कि घर पे सब अपना काढ़ा पिएं, ठीक है। काढ़ा हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर आपने देखा हो गर्म पानी हो गया, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कोई ना कोई अगर डिजीज़ बॉडी में होता भी है तो बहुत ईजिली हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सकता है। सो ये चार मेथड्स थे, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, रिड्यूस द इफेक्ट और दूसरा है किल द कॉज। रिड्यूस कैसे किया हमने, रेस्ट करके, और दूसरा कोई ना कोई मेडिसिन जो उसका इफेक्ट रिड्यूस कर रहे हैं, और किल करके कैसे, डायरेक्ट कोई मेडिसिन जो डिजीज़ को ही किल कर दे। उसके बाद हमने पढ़े जनरल एंड स्पेसिफिक मेथड्स। जनरल मेथड्स क्या थे कि हमने एक्सपोजर प्रिवेंट कर दिया, और स्पेसिफिक मेथड क्या था, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया। अब इन्हीं दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, नोट्स में आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। ये सर्कल्स वगैरह सब हटा दूंगी मैं। अब हम प्रिवेंटिंग एक्सपोजर देख रहे हैं। बहुत इजी चीज़ है, एक्सपोजर आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अगर कोई वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यानी पानी की वजह से, ख़राब पानी की वजह से हो रहा है, तो उसका एक्सपोजर कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, कि आप साफ़ पानी पियो। अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा से हो रहा है, तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करके, मास्क लगा के। तो ये कैसे हो गया, हमने क्या किया, एयरबॉर्न डिजीज़ का एक्सपोजर कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, ठीक है। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आप अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखो और पर्सनल हाइजीन रखो, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन दोनों।
तो कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो गया, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये वाली चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं जब आसपास साफ एनवायरनमेंट हो और पर्सनल और पब्लिक हाइजीन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्यूनाइजेशन के कॉन्सेप्ट की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम सेइंग इम्यूनाइजेशन से हमेशा कॉन्सेप्ट आता है। इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? अब क्या है, मैंने आपको एक चीज़ समझा दी कि अगर क्या हुआ, कोई बॉडी में कोई पर्टिकुलर पैथोजन आया तो बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है ना। तो इम्यूनाइजेशन क्या है या फिर वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है। वैक्सीनेशन के केस में आपकी बॉडी में वही वाला पैथोजन, वो जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन है, वो एडमिनिस्टर होता है, वो डाला जाता है। ठीक है, और वो वीक या फिर डेड फॉर्म में डाला जाता है। अब जब वो वीक या डेड फॉर्म में होगा तो हमारी बॉडी का जो सोल्जर है वो इजीली फाइट कर पाएगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि अभी पैथोजन वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में है। तो हमारी बॉडी का जो सोल्जर होगा वो इस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ बहुत जल्दी फाइट कर सकता है। अब क्योंकि बहुत जल्दी फाइट कर सकता है तो इसलिए जो वो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्योर हो गई। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी का जो सोल्जर था उसने रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया ये वाला पर्टिकुलर पैथोजन। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर पैथोजन जब बॉडी में आया तो हमारे सोल्जर को याद रहा कि ऐसा पहले भी आया हुआ है और मैंने उसके खिलाफ फाइट किया हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम बॉडी में ये चीज़ आई तो बॉडी ने उसे अच्छे से रिमेंबर किया हुआ था तो और जल्दी फाइट कर पाएगा। अब क्योंकि और जल्दी फाइट कर पाएगा इसीलिए जो हमारी बॉडी है वो उतनी ही जल्दी ठीक हो पाएगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ अगर आपको नहीं समझ आई हो। ये बॉडी का सोल्जर था, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला, हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो सोल्जर ने क्या किया, सोल्जर ने एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ फाइट किया। ठीक है, वो पर्टिकुलर पैथोजन किस में था, वीक या फिर डेड फॉर्म में। क्योंकि वीक और डेड फॉर्म में था तो ईजिली फाइट किया और उसे रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया। ठीक है, ये काम है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन जब आपकी बॉडी में आती है तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन ही आता है। ठीक है, और वो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन वीक या डेड फॉर्म में होता है, जिससे हमारी बॉडी का सोल्जर यानी हमारा इम्यून सिस्टम इजीली फाइट करता है। ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली यही चीज़ जब आपकी बॉडी में एंटर करी, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कोविड हो रहा है किसी को, तो क्योंकि आपने वैक्सीनेशन ली हुई है तो यानी आपने वो पर्टिकुलर वायरस पहले से रिमेंबर किया हुआ है, आपकी बॉडी ने वो पर्टिकुलर वायरस देखा हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उतनी ही तेज़ी से फाइट करेगा और हम उतनी ही जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर जो भी कोई फॉरेन सब्सटेंस है उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर चीज़ बनाता है ताकि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उन्हें एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनाने का मतलब क्या होता है कि उनके खिलाफ वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं जिससे वो ख़त्म हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया हो। सो इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ पैथोजन इन वीक और डेड फॉर्म इनसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर पैथोजन इंट्रोड्यूस किया वीक या फिर डेड फॉर्म में। ठीक है, एज अ रिजल्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट बॉडी फाइट्स अगेंस्ट द पैथोजन। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस पैथोजन के खिलाफ फाइट करता है। तो आगे क्या देखते हैं हम कि जब वो उस पैथोजन के खिलाफ फाइट करता है वो कैसे करता है, बाय रिक्रूटिंग वेरियस सेल्स। बहुत सारे सेल्स रिक्रूट करता है, उन्हें अपॉइंट करता है और वो सेल्स मिलकर उसके खिलाफ फाइट करते हैं। द इम्यून सिस्टम लुक्स एंड डिस्ट्रॉयज द पैथोजन एंड रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। ईजिली उसे रिमेंबर कर लेता है, ठीक है, याद रख लेता है। सो द नेक्स्ट टाइम द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंटर्स द होस्ट बॉडी, द इम्यून सिस्टम फाइट्स विथ फुल विगर और तेज़ी से उसके खिलाफ फाइट कर पाए एंड रिलीज एंटीबॉडीज़ रिलीज हो विथ इवन मोर क्विकली, और जल्दी एंटीबॉडीज़ रिलीज हो। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है, वैक्सीनेशन में। जब वैक्सीन दी जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक, एक 1 मार्कर या 2 मार्क का क्वेश्चन, एड्स क्या होता है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स के केस में क्या होता है, बॉडी बहुत 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 ज़्यादा वीक हो जाती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया। डेफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब जब किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, मतलब बॉडी का सोल्जर ही वीक हो जाए, तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई छोटी सी बीमारी जैसे कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी उसके लिए निमोनिया यानी इतनी बड़ी बीमारी बन सकती है। ठीक है, मतलब कोई छोटी सी चीज़ उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी और बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो सोल्जर है वो ही अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अभी होता इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये किसकी वजह से होता है, एक वायरस की वजह से होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये स्प्रेड कैसे होता है, 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, और भी मेथड्स होते हैं। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हो गया, अगर किसी को एड्स था, उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी दूसरी बॉडी में जाए, ठीक है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, उसके थ्रू एड्स हो सकता है। थ्रू इन्फेक्टेड सिरिंजेस, जो नीडल्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड हों और वो उस पर्सन की इन्फेक्टेड हो जिसको एड्स था और उससे दूसरी बॉडी में जाए, तो भी दूसरे पर्सन को एड्स हो सकता है। तीसरा, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और फोर्थ इज़ फ्रॉम मदर टू फीटस, अगर कोई मदर हो, ठीक है, और उन्हें अगर मदर इन्फेक्टेड हो एड्स से, और जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो होने वाला होगा, ठीक है, उसे भी एड्स पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर मोड्स ऑफ स्प्रेड है एड्स के। तो इसके अलावा एक ये टेबल है जो मैंने नेट से ही देखी है, इसमें बस कैरियर लिखे हुए हैं सारे पर्टिकुलर डिजीज़ के। इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है जो मैं अभी तक नहीं बता पाई हूँ। ठीक है, तो ये टेबल एज इट इज़ मैंने लिख दी है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसके अलावा पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हैं। मलेरिया, टाइफॉइड, जो कॉमन डिजीजेज होते हैं वो कैसे कैसे कॉज होते हैं, कौन कौन सा पैथोजन होता है, ठीक है, और क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, तो ये टेबल आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का, ये नेट से ही लिए मैंने। ठीक है, और नोट्स भी आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट चैप्टर पूरा हमारा हो गया, व्हाई डू वी फॉल इल। We'll meet again in the next video. Thank you so much everyone.